हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 2 है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुई हूँ। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे मानवीय प्रबंधन की आवश्यकता। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि मानवीय प्रबंधन भी धन के प्रबंधन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, यदि मानवीय शक्ति योग्यता का व्यक्ति उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेता है तो उसका धन व्यय कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, धन का बाहर ना जाना भी धन का आना माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मानवीय प्रबंधन भी धन के प्रबंधन का ही दूसरा रूप है। यदि मानवीय शक्ति योग्यता का व्यक्ति उचित प्रकार से प्रबंधन कर लेता है तो उसका धन व्यय कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, धन का बाहर ना जाना भी धन का आना माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि मानवीय प्रबंधन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो पहली बात यह है कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन में प्रत्येक सदस्य की योग्यता का आकलन करके ही उनका प्रबंधन करना चाहिए। मतलब कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन में प्रत्येक सदस्य की योग्यता का आकलन करने के उपरांत ही उनका प्रबंधन करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानवीय योग्यताओं का प्रयोग करते समय भी कार्य का बंटवारा संतुलित रूप से करना चाहिए। ठीक है, और अगला है नंबर 3, योजना का निर्माण एवं मानवीय शक्ति का प्रबंधन बहुत ही सोच समझकर क्षमताओं के आधार पर करना चाहिए। और चौथा है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से पूर्व प्रत्येक सदस्य की योग्यता को चिन्हित करना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध है, इसे स्पष्ट करें। अथवा करके यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यालय और समुदाय के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 2016 और डीएलएड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच अटूट संबंध, आप हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा ही उसे समुदाय से जोड़कर सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, सतत शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना अधिकतम विकास करता हुआ समाज की नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को समझता है और उनकी पूर्ति का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समाज का निरंतर विकास होता रहता है, उसके आदर्शों का विकास होता है और साथ ही उसमें नवीन मूल्य भी विकसित होते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुदाय में विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो इसमें लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज कई परिवर्तन हो रहे हैं, अनेक नई विधियाँ प्रयोग में आ रही हैं, अभिभावक उनसे परिचित हैं, अपरिचित हैं। इसके कारण एक तो अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में असमर्थ है और वहीं दूसरी ओर नई पद्धतियों से परिचित न होने के कारण शिक्षक उसकी आलोचना छात्रों के सामने ही किया करते हैं। इसका बुरा प्रभाव छात्रों पर तथा विद्यालय की व्यवस्था पर पड़ता है। अतः अभिभावकों को शिक्षा की नई प्रवृत्तियों से परिचित कराने हेतु शिक्षकों और अभिभावकों का मिलना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक दिवस का आयोजन। तो यहाँ पे होगा कि वर्ष में एक बार शिक्षक अभिभावक दिवस का आयोजन किया जाए। इसमें समस्त अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए, उनके समक्ष विद्यालय का प्रदर्शन हो, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको दिखाया जाए तथा उनका महत्व समझाया जाए। ठीक है, आदिकाल से ही विद्यालय संस्कृति एवं सभ्यता के रक्षक माने जाते रहे हैं तथा उन्हें भावी नागरिक तक पहुँचाते रहे हैं। ठीक है, अब विद्यालय की सुविधाओं के अभाव में बालकों को उन समस्त सुविधाओं से वंचित रह जाना होगा। ठीक है, विद्यालय समाज की जटिलताओं को सरल रूप में छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है, समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों आदि में आवश्यक संशोधन करता और उनका विकास करता है।
समाज इसके बदले विद्यालयों का संरक्षण करता है और उन्हें संपन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी एक दूसरे से अभिन्न रूप से संबंधित हैं, सभी एक दूसरे के पूरक तथा पालक हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है और अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रशासनिक दृष्टि से शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है और शिक्षा वित्त का अर्थ में लिखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु साधन है, साध्य नहीं। यह सत्य है कि कार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी शिक्षा वित्त की अपनी समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं संस्थागत विद्यालयों में लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे वित्त जुटाने संबंधी जटिलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा के लिए धन किन साधनों से प्राप्त किया जाए और किन मदों में प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जाए, यह भी एक समस्या के रूप में उभरा है। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाता है। सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए, और ये बीटीसी 2016 में पूछा गया है। और अथवा करके दूसरा प्रश्न है, अच्छी समय सारणी विद्यालय के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि समय सारणी विद्यालयी कार्यकलापों को व्यक्त करती है। इसमें निम्नलिखित बातों का पता चलता है। पहली बात है कि स्कूल में काम करने के घंटे, जैसे विद्यालय कब प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है तथा मध्याह्न अवकाश कब और कितने समय का होता है। दूसरा है, इसके द्वारा यह भी पता चलता है कि स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। तीसरा है, विद्यालय में अध्यापकों की संख्या तथा उनका नाम भी समय सारणी से ज्ञात होता है। चौथा है, अध्यापकों के मध्य कार्य का वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी समय सारणी द्वारा ही होता है। पांचवा है, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या का ज्ञान भी समय सारणी से प्राप्त होता है। छठवां है, समय सारणी द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी है। और सातवां है, समय सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि कौन सा शिक्षक कब खाली होगा। आठवां है, समय सारणी यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। और नौवां है फ्रेंड्स, समय सारणी द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार विवरण दीजिए। बीटीसी 2016-17 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके आंसर में होगा कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन का महत्व। तो पहला है मूल प्रवृत्तियों का शोधन व परिमार्जन। दूसरा महत्व है कि नागरिकता के गुणों का विकास। तीसरा है सामाजिक भावना का विकास। चौथा है अवकाश के समय का सदुपयोग। पांचवा है ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। ठीक है। छठा है फ्रेंड्स स्वानुशासन बनाए रखने में सहायक। सातवां है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक। आठवां है मानसिक स्वास्थ्य का विकास। नौवां है शैक्षणिक महत्व। 10वां है मनोरंजनात्मक महत्व। 11वां है सौंदर्यात्मक महत्व। 12वां है सीखने तथा कमाने के सिद्धांत पर आधारित। और 13वां है नैतिकता का विकास। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा क्या है, इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताइए। तो समेकित शिक्षा का पहले हम अर्थ लिखेंगे और ये भी बीटीसी 2016 में पूछा गया है। समेकित शिक्षा से आशय, तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं को शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। तो जिला समन्वयक की भूमिका लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि जिला समन्वयक की विद्यालयी प्रबंधन में विशेष भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है।
इसकी भूमिका को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है, जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबंधित समस्त आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। दूसरा है फ्रेंड्स, वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। तीसरा है, वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योग्यताओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। और चौथा है, वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण को नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है, शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर जो है चर्चा करता है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल ही जीवन है को स्पष्ट करते हुए बताइए कि विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है। बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैंक बनवाए जाते हैं, जिसमें नल की फिटिंग्स लगाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और ये पानी की टंकियाँ सीमेंट या प्लास्टिक की हो सकती हैं। टंकियों की समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि पानी गंदा हो जाता है तो बालकों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि इसकी देखभाल ना की गई तो पानी रिसने लगता है, जिससे टंकी शीघ्र खाली हो जाएगी तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। पानी को साफ रखने के लिए पानी की टंकी में लाल दवाई अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर उचित अनुपात में डालना चाहिए। यदि पानी की व्यवस्था घड़ों में की गई है तो उनको ढककर रखना चाहिए। जहां पेयजल की व्यवस्था है उस स्थान पर गंदा पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एक बार अगर आप लोग समझ लेंगे इसके आंसर में कि क्या लिख सकते हैं तो आप अपने शब्दों में भी बना करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके आंसर में होगा कि शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो इसमें होगा कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि का विद्यालय हित में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहला है, क्रय एवं भुगतान के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो। दूसरा है, तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय किया जाए। तीसरा है, क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्धारित बजट सीमा व उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। और चौथा है कि क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा विद्यालय के पुस्तकालय का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कि पुस्तकालय की व्यवस्था ने अब वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। इसकी व्यवस्था है तो निम्नलिखित जनतांत्रिक वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है, शानदार पुस्तकालय भवन तथा सज्जा। तो पुस्तकालय हेतु सबसे प्रथम आवश्यकता एक अच्छे भवन और उपयुक्त सज्जा की है। पुस्तकालय के साथ ही वाचनालय भी संलग्न होना चाहिए। दूसरा है फ्रेंड्स, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष। तो उचित रूप से पुस्तकालय के संचालन के लिए एक प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष का होना आवश्यक है, जो व्यवस्था का सुसंचालन कर सके। तीसरा है, उचित पुस्तकों का संकलन। तो पुस्तकों का चयन करने हेतु कुशल शिक्षकों की एक समिति बना दी जाए। यह लोग भी सभी विषयों के शिक्षकों से पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लें तथा उन पर विचार करके छात्रों की आयु योग्यता का स्तर और आवश्यकता अनुसार तथा अध्यापकों की आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों पर उत्तम तथा आकर्षक पुस्तकें क्रय करने की व्यवस्था करें। चौथा है, पत्र पत्रिकाओं का चुनाव। तो वाचनालय हेतु प्रत्येक विषय से संबंधित अच्छी पत्र पत्रिकाएं मंगाई जाए और उचित स्थान पर उचित रूप में रखी जाए। पांचवा है, पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाते समय पुस्तकों की चर्चा करें, उनके पृष्ठ आदि को भी संकेत कर दें जो पुस्तक को पढ़कर करना पड़े। समय समय पर पुस्तकों को पढ़कर अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। आवश्यकता अनुसार इनाम की भी व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए सभी।
अगला पॉइंट आप इसी के अंतर्गत दर्शा सकते हैं फ्रेंड्स, पुस्तकों का वितरण। ठीक है, तो पुस्तकों के वितरण में लिख सकते हैं कि पुस्तकों का वितरण उनके संकलन से कहीं ज़्यादा उपयोगी है। जिन पुस्तकों का संदर्भ आया है वे उपलब्ध हों और नियमित दी और ली जाएं तो अधिक से अधिक छात्र लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट है समय तालिका में पुस्तकालय के घंटों की व्यवस्था। तो विद्यालय की समय तालिका में ही पुस्तकालय के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, छात्र उस घंटे में अनिवार्य रूप से पुस्तकालय में बैठें और पुस्तकें पढ़ें। ठीक है, और इस कार्य को सुचारू रूप से चलाना हो अथवा वाचनालय वार्तालाप कक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके आंसर में होगा कि विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है खेल कूद के आयोजन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को ही अनुमति दी जाए। तीसरा है खेलों में विविधता रखी जाए। चौथा है छात्रों एवं छात्राओं हेतु खेलने की अलग अलग व्यवस्था हो। और पांचवा है खेलों में अनुशासन रखा जाए। छठा है खेल बालक बालिका की रुचि के अनुसार हो। सातवां है खेल को खेल की भावना से खेला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं फ्रेंड्स, विद्यालयी अभिलेख की सूची बनाइए, किन्हीं दो अभिलेखों की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं विद्यालय अभिलेख, आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि विद्यालय अभिलेख निम्नलिखित होते हैं। पहला अभिलेख है कि अध्यापक उपस्थित पंजिका। दूसरा है छात्र उपस्थित पंजिका। तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका। चौथा है आय व्यय पंजिका। पांचवा है ग्राम शिक्षा विधि पंजिका यानी आय व्यय पंजिका। छठा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और सातवां है कोटेशन रख रखाव पंजिका। अब इसमें जो है आपको दो को दिखाना है, दो अभिलेखों की विषय वस्तु का वर्णन करना है। तो पहला है अध्यापक उपस्थित पंजिका और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि यह रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में अथवा कार्यालय में प्रारंभ होने से पूर्व ही रखा जाना चाहिए, जिससे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के समक्ष उस तिथि में अपने हस्ताक्षर तथा आने का समय लिख सकें। विद्यालय से अवकाश पर रहने वाले शिक्षक के नाम के सामने पूर्ति प्रधानाध्यापक को करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स छात्र उपस्थित पंजिका। तो प्रत्येक संस्था हेतु एक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका होती है। उसमें कक्षा के समस्त छात्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है। इस रजिस्टर से यह पता लगाया जा सकता है कि छात्र प्रत्येक महीने में कितने दिन उपस्थित अनुपस्थित रहता है। विद्यालय में अवकाश किस जयंती आदि के कारण हुआ है इसका भी उल्लेख रहता है। इसमें ही छात्र का शुल्क विवरण भी अंकित रहता है। छात्र को परिवर्तन, उन्नति तथा सफलता का विवरण भी इस रजिस्टर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं फ्रेंड्स, सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं। नामांकन वृद्धि तथा ह्रास की कमी समुदाय किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें किस प्रकार से समुदाय सहयोगी हो सकता है। तो बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है, मतलब फैमिली से ही बच्चा सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके परिवार के बाहर के लोगों का भी संपर्क बढ़ता जाता है। ठीक है, वह मोहल्ले तथा गाँव के अन्य बच्चों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है, जुलूसों तथा उत्सवों में और समुदाय के अन्य लोगों के कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाता है। ठीक है, वह इन सभी कार्यों तथा क्रियाओं से द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। इस प्रकार बालक के रहन सहन, बोलचाल, आदत, आचार विचार, स्वभाव, वेशभूषा, रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छाप पड़ती है और वह वैसा ही बन जाता है जैसे समुदाय उसे बनाना चाहता है। समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों और परंपराओं की जो जानकारी देते हैं उन्हें वह अपना लेता है। समुदाय का यही योगदान समुदाय की भागीदारी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स सामुदायिक भागीदारी या सामुदायिक कर्तव्य आप हेडिंग डालेंगे। इसमें पहला लिखेंगे कि विद्यालय जब अभिभावकों को आमंत्रित करता है तो उसमें अनिवार्य रूप से शामिल हो। ठीक है,
नेक्स्ट है बालकों को विद्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करें। नेक्स्ट है बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें तथा बच्चों के विद्यालय न आने पर अवकाश पत्र भेजकर सूचित करें। नेक्स्ट है विद्यालय में शिक्षकों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। नेक्स्ट है प्रगति विवरण प्राप्त करने के बाद सुधार के लिए स्वयं शिक्षकों से संपर्क करें। अगला है बालकों की प्रतिदिन की विद्यालय गतिविधियों में रुचि लें और बालक के घर आने पर उसके विद्यालयी कार्यों का निरीक्षण करें। अगला है विद्यालय द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूरा करने में बालकों को सहयोग प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। नेतृत्व का आशय स्पष्ट कीजिए। कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा कि समाज में नेतृत्व का विशेष स्थान है। नेता के बिना समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन ला पाना कठिन होता है। वर्तमान मान्यताओं ने शैक्षिक प्रशासन को सामाजिक न्यायिकत्व का दायित्व सौंपा है। अब शिक्षा प्रशासन मात्र शिक्षात्मक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय पहल को गतिशील बनाकर उसे निराकरण के लिए मार्गदर्शन भी देता है। सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जहां शिक्षा एक और भौतिक साधनों के विकास का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर मानव संसाधनों के संवर्धन तथा प्रगति का कार्य भी करती है। आज शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के गुणों का पाया जाना आवश्यक समझा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेतृत्व मतलब इसी में लिख सकते हैं कि नेतृत्व शब्द को अंग्रेजी में लीडरशिप कहा जाता है, जिसका अर्थ है नेतृत्व प्रदान करना। यह नेतृत्व किसी भी क्षेत्र और या दिशा में हो सकता है। ठीक है, आजकल नेतृत्व शब्द को प्रशासन से जोड़ दिया गया है और यह माना जाने लगा है कि कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक दैनंदिनी शिक्षकों के कार्यों का दर्पण है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षक डायरी, इसमें आप हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि शिक्षक डायरी से आशय उस अभिलेख से है जिसमें एक शिक्षक वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा दैनिक आधार पर करता है। ठीक है, पहला है वर्ष भर में विशेष कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर रखता है। दूसरा है समय सारणी कक्षानुसार तथा विषयानुसार रहती है। तीसरा है शिक्षण विधियों का उल्लेख होता है। चौथा है छात्रों के नाम एवं पदों का विवरण रहता है। पांचवा है संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। छठा है छात्रों की प्रगति संबंधी विवरण रहता है। सातवां है प्रगतिशील छात्रों की सूची रहती है। और सातवां लिख सकते हैं कि प्रतिभाशाली छात्रों की सूची रहती है। आठवां है समस्यात्मक बालकों की सूची रहती है। इस प्रकार शिक्षक के समस्त कार्यों का शिक्षक दैनंदिनी में उल्लेख रहता है। यह शिक्षक के कार्यों का दर्पण है। नेक्स्ट नंबर 15 क्वेश्चन है, विद्यालय श्रेणीकरण की वर्तमान व्यवस्था बताइए। तो श्रेणीकरण के बिंदु आप लिखेंगे और एक तरफ अंक लिखेंगे। तो पहला है भौतिक परिवेश, दूसरा है 5 अंक, दूसरा है सामुदायिक सहभागिता और ये भी 5 अंक का है। तीसरा है नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत, ये 15 अंक है। चौथा है शिक्षण के स्तर, ये 20 अंक का है। और पांचवा है सत्र परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर, ये 55 अंक का है। तो इस प्रकार से आप 15 प्रश्नों का जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। और एक बार अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझना है कि किस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप लोग अभी तक हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर्षदा क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।